तो आज का हमारा जो टॉपिक है आइटरेटिव मेथड्स और या इंडायरेक्ट मेथड्स। आइटरेटिव मेथड या इंडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, we start with an approximation to the true solution, and by applying the methods repeatedly we get an approximation till accurate solution is achieved। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आइटरेटिव मेथड में कोई भी हम अप्रोक्सीमेशन जो होते हैं वो हम अज्यूम करते हैं। कोई भी हम मेथड जो है अप्लाई करेंगे, उस मेथड अप्लाई करने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी हम अप्रोक्सीमेशन अज्यूम करते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू आप कोई भी असाइन करेंगे। जैसे आपको मैंने बताया था प्रीवियसली, आपके पास न्यूटन रेफसन मेथड था। जो भी मेथड्स थे उसमें आप क्या कर रहे थे, कोई भी एक्स नॉट की वैल्यू असाइन कर रहे थे। जहाँ आपके साथ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन वार्डनेट डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसमें क्या था, उसमें भी आप इनिशियल वैल्यू आपको गिवन होती थी, लेकिन यहाँ समटाइम वहाँ पे नहीं गिवन होती है, तो आप वहाँ पे अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास है इनिशियल वैल्यू जो भी होंगी वो आप अज्यूम करेंगे। इनिशियल वैल्यू कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपकी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, मतलब x1 x2 के फॉर्म में, और यहाँ y1 x और y के फॉर्म में गिवन है, तो आप जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आपके लिए क्या होगी, 0 0, ये आपके लिए क्या होगी, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू आइटरेटिव मेथड्स फॉर सॉल्विंग द सिमल्टेनियस इक्वेशंस। फर्स्ट आपके पास क्या है, जैकोबीज मेथड। इसको अदर वे में हम क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सिमल्टेनियस करेक्शन। एंड दूसरा जो आपके पास मेथड है, गॉस सीडर मेथड है, या मेथड ऑफ सक्सेसिव करेक्शन बोलते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, जैकोबीज मेथड करेंगे। द मेथड इज इलस्ट्रेटेड बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ये आपके पास एक एग्जांपल गिवन है। अब इस एग्जांपल में आप नोट आउट कर लें, आपके पास वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वाई और जेड आपके पास ये वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका मेन जो पर्पस होगा, आपके पास एक्स वाई और जेड की वैल्यूज चाहिए। तो जब हम इस सब सिस्टम को हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें जो है ये देखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, a11 a22 a33। डायगोनल जो आपके पास कोफिशिएंट हैं वो कौन से हैं, a11 a22 a33। ये जो डायगोनल कोफिशिएंट्स हैं ये मस्ट बी लार्जर देन होने चाहिए सम ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स के। लार्जर का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए। मतलब क्या है, डायगोनली डोमिनेंट होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप जो भी रिमेनिंग टू एलिमेंट्स के कोफिशिएंट सम करें, और ये जो कोफिशिएंट है लीडिंग कोफिशिएंट इसको बोलते हैं a11, ये इन दोनों से बड़ा या इक्वल होना चाहिए जब इन दोनों का सम करें। जब फर्दर एग्जांपल करेंगे जहाँ पे आप समझ को फर्दर क्लियर हो जाएंगे। तो a22 है। अब a22 क्या होना चाहिए, ये भी बड़ा होना चाहिए जब इन दोनों का हम सम करें। इसी तरह से तीसरा डायगोनल एलिमेंट्स क्या कौन सा है, a33। तो a33 भी बड़ा होना चाहिए इन दोनों के सम से। दोनों के सम से मतलब क्या है, a31 a32 को जब हम सम करें तो ये जो a33 दोनों से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिवीजन बाय अ सुटेबल कांस्टेंट्स एंड ट्रांसपोजिशन द इक्वेशन कैन बी रिटन एज। जब हम यहाँ पे क्या है, हम इस चीज को हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जो आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसका वेरिएबल क्या है, फर्स्ट रो में देखें आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट में a11 x है। अब हमें पास क्या चाहिए, इन दोनों को हम छोड़ देंगे, रिमेनिंग ये जो पार्ट है b1, ये a12 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, a12 y आ जाएगा, a13 z आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमने जब इसको ट्रांसपोज किया है, a12 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a1 k12, और a13 का मतलब क्या हो गया, k13 हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर लिया हमने।
इसी तरह से हम ये जो आपके पास y है, देन आपके पास a11 होगा, वो क्या होगा आपके पास, इस तरह से थोड़ा समझ लें। आपके पास ऐसे समझें, जब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करें, इस y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसको हम इस तरफ चेंज करेंगे, और A21 है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा, K21, यहाँ पे K21 आ गया। और ये B2 है ना, B2 की जगह हमने B2 की जगह क्या लिया है, C2 ले लिया है, क्योंकि C2 किसके बराबर होगा, B2 अपान A22, ठीक है। तो हमने ये सपोजिशन कर लिए। तो इसी तरह से y की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। z की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास z है इसको बाहर रखेंगे, और रिमेनिंग जो भी है यहाँ पे इस तरफ आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, K31 यहाँ पे रख लिया मैंने, और यहाँ पे A32 है प्लस का, इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो K32 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये जो B3 है, B3 को फाइनली A331 से हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगी, C3 आ जाएगी। अब जो मेन चीज है यहाँ पे ये देख लें, let us assume x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0। सबसे पहले आप जो है वैल्यू जैकोब मेथड में क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, जो x, y और z की वैल्यू, सबकी वैल्यू 0 0 लेंगे, substituting these values x, y, z on the right side of the equation 2। अब ये जो आपके पास मिली है इक्वेशन नंबर 2, इसमें आप जो है ये x की वैल्यू भी, y की वैल्यू और z की वैल्यू इस राइट साइड पे पुट करेंगे 0 0, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिलेगी, C1, y की वैल्यू क्या मिलेगी, C2, z की वैल्यू क्या मिलेगी, C3। दिस इज द सेकंड अप्रोक्सीमेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब पहली अप्रोक्सीमेशन आपने क्या ली थी, जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपने ली थी वो ये ली थी कि आपकी x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, और जो z है उसकी भी वैल्यू 0 होगी। सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपके पास क्या आ जाएगी, C1 x इज इक्वल टू C1, y is equal to C2, z is equal to C2। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या करेंगे, अगेन सबट्रैक्टिंग these values of x, y, z। कौन सी वैल्यू x, y की, ये वैल्यू कौन सी, x is equal to C1, y is equal to C2, z is equal to C2। ये आप किसमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, we get a third approximation। इसी तरह से हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे, कल हम सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे, और फिफ्थ और सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू है आपके पास नियरली इक्वल आ जाए, जहाँ इक्वल आ जाए तब तक ये प्रोसीजर आप करेंगे। अब इसकी कंडीशन क्या है, conditions for using the iterative method is that the coefficient in the leading diagonals are large compared to the, अब जो लीडिंग और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, उसके कोफिशिएंट आपके पास क्या होना चाहिए, लार्ज होने चाहिए। if or not so then the interchanging, अगर आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट के एलिमेंट्स लार्ज नहीं होंगे, देन आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन को इंटरचेंज करेंगे, जैसे x से x को आप नीचे लेकर आएंगे z के फॉर्म में यहाँ पे, देन इक्वेशन 1 को हम लेकर आएंगे 3 की जगह, या तो इक्वेशन 1 को हम लेकर आएंगे इक्वेशन 2 की जगह। इस तरह से आप x इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ, सोल्व द जैकोबीज मेथड। अब आप क्या कह रहा है कि सोल्व द जैकोबीज मेथड, सोल्व बाय द जैकोबीज मेथड, ठीक है। आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसको कह रहा है कि जैकोबीज मेथड के थ्रू इसको सोल्व करें, मतलब कि x, y और z की वैल्यू फाइंड करें। अब सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखें, आपके पास जो, अब यहाँ पे देखें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है। हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इसका माइनस y है तो माइनस को हम इग्नोर कर लेंगे, जस्ट जो नंबर होगा उनको ऐड करेंगे। नेगेटिव वाला ना कोई भी नंबर हो उसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये नंबर हम मॉड्यूल में लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से 4 की, अब इन दोनों को सम करेंगे, 1 इसका कोफिशिएंट 1 है और 3 क्या आ जाएगा 4, और ये आ गया 4। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल आ गए। तो मैंने क्या कहा था, ग्रेटर देन और इक्वल आने चाहिए। जो लीडिंग एलिमेंट्स क्या है, इन दोनों के सम के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें लीडिंग एलिमेंट क्या है, 5 1, अगर दोनों को हम ऐड करते हैं
तो क्या आ जाएगा, ये 5 जो है इन दोनों का जो सम होगा कोफिशिएंट उनसे बड़ा आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन भी सही है। अब क्या है, इसका लीडिंग एलिमेंट देखिए, वो क्या है आपके पास 8 है। अब इनके कोफिशिएंट क्या है 3 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 3 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, मैंने क्या कहा था माइनस को आप इग्नोर कर लेंगे, जस्ट आप जो लीडिंग कोफिशिएंट जो भी कोफिशिएंट होगा उनका आप सम करेंगे। 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 8 क्या है, इन दोनों से बड़ा है। डायगोनल एलिमेंट्स, तो ऑल केसेस में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे लार्ज होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या है 4 5 8 जो है आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब फर्दर नीचे देखिए, हमने यहाँ पे क्या है, ये 17 आपका y को इस तरफ लेकर आएंगे -y, और 3 को हम इस तरफ लेकर आएंगे 3z को -3z आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा 4x दैट इज इक्वल टू 17 -y -3z। अब इन सबको हम जो है लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है इनका यहाँ पे लेकर आ जाएंगे तो ये डिवाइड के बाद में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लेकर आ गए, तो इसको हम जब फर्दर अब द बोथ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, जब अब वो जो इक्वेशन है उसको फर्दर हम सोल्व करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगी, इस फॉर्म में आ जाएंगी। अब सेकंड को देखें, सेकंड में क्या है आपके पास 14 आएगा, x को इस तरफ लेकर आए, x को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे 14 - x, अगेन y z को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो 14 - x z। अगर हम ये 5 जो है इसको डिवाइड करें 14/5 माइनस y/5 -z/5। इसी तरह से हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो 12 - 2x + 2y, ठीक है। तो 8z दैट इज इक्वल टू 12 - 2x + y। तो 8 को हम नीचे लेकर आ जाएंगे, सबसे डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 12/8 माइनस 2/8 2x/8 प्लस y/8, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैंने ऊपर डिस्कस की अभी नीचे यहाँ पे देखें इस फॉर्म में आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू 0 ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 1। अब जो इक्वेशन 1 है हम उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x, y और z की वैल्यू है वो 0 रखेंगे। तो इसमें हम y की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू 0 रखें तो क्या आ जाएगी फर्दर रिजल्ट 17/4 आ जाएगी। इसमें भी हम x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें तो फर्दर रिजल्ट क्या मिलेगी आपके पास 14/5 मिलेगी। अगेन z में, इसमें भी x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रखें तो रिजल्ट में क्या मिलेगी 3/2, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे x y z की वैल्यू रख ली। अगेन ये वैल्यू हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू इस इक्वेशन में जहाँ पे y होगा वहां पे आप क्या रखेंगे 14/5 रखेंगे, जहाँ पे z होगा वहां पे आप क्या रखेंगे 3/2 रखेंगे, ठीक है। अगेन जहाँ पे x होगा वहां पे 17/4 रखेंगे। तो जब हमने इसमें ये जो भी वैल्यू x y z की वैल्यू मिली है ये हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में है जो पुट करेंगे, तो आपके पास फर्दर जो पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू 97/40, y की वैल्यू 33/20, z की वैल्यू 32/80। अगेन ये जो वैल्यू मिली है वो अगेन वैल्यूज हम किस में पुट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू, जितने भी वैल्यू मिलेंगी आप इक्वेशन नंबर में पुट करते जाएंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन न्यू x की वैल्यू मिलती जाएंगी, ठीक है। तो अगेन हमने यहाँ पे जितनी भी वैल्यू मिली है वो हमने अगेन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली। अगेन पुटिंग दीज वैल्यूज ऑन राइट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो जब हमने पुट कर ली तो आपके पास क्या आ रही है रिजल्ट, देखिए जब हमने तो x हमने न्यू आइटरेशन में मेथड में न्यू अप्रोक्सीमेशन में x की वैल्यू क्या पुट कर ली, हमने अचीव कर ली है 1039/320, 863/400, 176/160। जब इनको आप आपस में फर्दर सिंप्लीफाई या डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी 3.25। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 2.16, z की वैल्यू क्या मिलेगी 1.1। Substituting again the value of x, y, z on right hand side of equation 1 we get, जब आप x, y और z की वैल्यू पुट करेंगे तो देन आप फर्दर जो वैल्यू होगी आपके पास क्या मिलेगी। अब जहाँ पे जो x, y और z की वैल्यू मिली है अगेन वो किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ पे x होगी वहाँ पे 3.25 रखेंगे,
तो जब हमने यहाँ पे ये वैल्यू रख ली, इसको हमने जब फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया तो आपके पास x की वैल्यू क्या मिलेगी 2.885, y इज इक्वल टू 1.93, z इज इक्वल टू 0.96। तो इस फॉर्म में वो वैल्यूज आपको मिल गई। रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर x, इस तरह से आप जितना भी प्रोसेस होगा इस तरह से रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर x इज इक्वल 2.885, y इज इक्वल 193, z इज इक्वल 0.96। तो इस तरह से आप रिपीट प्रोसेस करेंगे। अगेन आप वैल्यू x y z की वैल्यू जो भी ये वैल्यू मिली है आपके पास, ये आप क्या करेंगे उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू एक न्यू वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू अनदर वैल्यू मिल जाएगी, z की वैल्यू अदर वैल्यू। अब यहाँ पे देखें, हम इसी तरह से जितनी भी वैल्यूज पुट कर लेंगे। जब हमने ये आपके पास एक x की वैल्यू है, इसमें हम जब पहले अप्रोक्सीमेशन में क्या कर रहे थे, जीरो वैल्यू रख रहे थे, तो आपके पास क्या मिल रहा था, x की वैल्यू 4.25 मिल रही थी। जीरो अगेन पुट कर रहे थे तो y की वैल्यू 2.8 मिल रही थी। अगेन ये जो x और y के वैल्यू जीरो रख रहे थे तो आपके पास क्या मिल रही थी, 1.5 मिल रही थी। अगेन जब हम x की वैल्यू 4.25 रख रहे थे, इसमें y और z की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, जो हमारे पास यहाँ पे मिली है 2.8 1.3, तो x की वैल्यू क्या मिल रही थी आपके पास 2.425। अगेन हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे, x की वैल्यू यहाँ पे 2.25 पुट कर रहे थे और z की वैल्यू 1.5 पुट कर रहे थे, तो आपके पास y की वैल्यू 1.65 मिल रही थी। अब z फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, x और y की वैल्यू। x की वैल्यू ये है 4.25 और y की वैल्यू क्या है 2.8। तो ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे थे तो ये मिल रही थी। इसी तरह से आप प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। ये प्रोसीजर तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक दो अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज आपके पास इक्वल ना आ जाए। ठीक है, आफ्टर द सिक्स इटरेशन x की वैल्यू हमने क्या अचीव कर ली 3.05 और y की वैल्यू हमने क्या अचीव करी 2.03, z की वैल्यू हमने क्या पुट अचीव की है 1.02। द एक्चुअल वैल्यूज आर, तो आपके पास जो अप्रोक्सीमेट रूट मिलेंगे वो ये मिलेंगे। और इसको हम फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे या राउंड ऑफ डेटा करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल 1। एक्चुअली x इज इक्वल 3 और y इज इक्वल 3 एंड z इक्वल क्या है, ये आपके पास एक्चुअल वैल्यूज हैं। जब ये आप वैल्यूज सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगी वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन जो है इक्वल आ जाएंगी।